नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद्यार्थी है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की, तो शेयर जरूर करें। मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को अप्रोच करवाएं, इस वीडियो को अप्रोच करवाएं ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की जर्नी यहां से शुरू कर सके। तो मैं शुरू करता हूं आज के इस एमसीक्यू सेशन को और शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऑनलाइन जो है क्लासेज का जो ऐप है वो है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद में आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ चीजें मिलेगी नॉर्सेट 2021 की खोपड़िया में छेद करने के लिए। तो अगर चाहते हैं आप कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बस इंतजार किस बात का, जुड़ जाइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के एक शानदार, जानदार और दमदार ऐप के साथ में। और मैं शुरू करता हूं एक शानदार, जानदार और दमदार एमसीक्यू सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज आस्किंग द कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएटेड विद टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। कौन सा कार्डियक डिफेक्ट जो है, जो कार्डियक डिफेक्ट टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के साथ में एसोसिएटेड है, उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। पहला लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होती है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर डिफेक्ट तो होता है पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया खोटा। बी ऑप्शन में लिखा ओरिजिन ऑफ एओर्टा फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से एओर्टा का ओरिजिन जो होता है वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी कहलाता है, इसलिए ये भी जवाब क्या हो गया, खोटा। सी ऑप्शन कह रहा है राइट वेंट्रिकल की हो जाती है हाइपरट्रोफी, RVH बोलते हैं इसको, बिल्कुल होती है। वेंट्रिकल के सेप्टम में होता है डिफेक्ट, VSD बोलते हैं इसको, बिल्कुल ये भी होता है। स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी वाल्व, इसको पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं, ये भी होता है। और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये भी होता है। इसका मतलब ये जो चारों चीजें लिखी हुई है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये चारों डिफेक्ट टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यही सवाल ने पूछा था कि कौन कौन से देखने को मिलते हैं। और डी में लिखा हुआ है अबनॉर्मल करेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, इसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के नाम से हम जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी, दैट इज द करेक्ट वन। और 4 डिफेक्ट की हमने बात की, इसलिए इसको टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के नाम से जानते हैं। अब मैं एक बार के लिए आपको लेके चलता हूँ इस टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने के लिए, और इस इमेज से हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब होता है 4 हार्ट एब्नॉर्मलिटीज, ऐसा डिफेक्ट जिसमें हार्ट में 4 एब्नॉर्मलिटी होती है। कौन कौन सी 4? पल्मोनरी स्टेनोसिस सबसे पहली एब्नॉर्मलिटी है कि ये जो पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इस पल्मोनरी वाल्व में क्या देखने को मिल रही है, स्टेनोसिस। इस वाल्व में क्या हो गया, नैरो। स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरोइंग, तो इस वाल्व की क्या हो गई, नैरोइंग। जब इस वाल्व की नैरोइंग हुई तो जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो खाली नहीं हो पा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, और तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड की वजह से राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम कर रहा है, करने की वजह से राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है, जो दीवार है, वो मोटी हो गई है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो राइट वेंट्रिकल की क्या हो गई है, हाइपरट्रोफी। इसकी वॉल, इसकी जो दीवार है, ये दीवार क्या हो गई है, मोटी हो गई है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो बी है राइट वेंट्रिकल की वहां पे क्या हो गई है, हाइपरट्रोफी। पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ सबसे पहले, फिर राइट वेंट्रिकल की वहां पे क्या हो गई, हाइपरट्रोफी। फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल के सेप्टम में छेद हो गया। ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम है, इस सेप्टम के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये तीसरा ऑप्शन है। VSD वहां पे देखने को मिलता है, वेंट्रिकल के सेप्टम में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। और जहां डिफेक्ट है वहीं से एओर्टा अराइज होने लग जाता है। आप एओर्टा की लाइनिंग देखो तो ये कहां से अराइज हो रहा है, जहां वेंट्रिकल के सेप्टम में डिफेक्ट है वहीं से एओर्टा अराइज हो रहा है।
तो ओवर राइडिंग एओर्टा की क्या हो रही है, ओवर राइडिंग, है ना। जो एओर्टा है वो वहीं से अराइज हो रहा है जहां पे वेंट्रिकल के सेप्टम में डिफेक्ट है। तो 4 हो गए, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकल के सेप्टम में डिफेक्ट और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। 4 अबनॉर्मलिटीज मिलकर बन रही है टेट्रालोजी ऑफ फैलेट। फैलेट नाम के भाई साहब ने ये सबसे पहले बताया। और इसमें होगा क्या, राइट का ब्लड जो है वो किधर मिक्स होगा, लेफ्ट हार्ट के अंदर, क्योंकि प्रेशर राइट में ज्यादा बन जाता है ड्यू टू द स्टेनोसिस। और राइट में ब्लड जो होता है वो इम्प्योर होता है और वो जाके मिक्स होगा प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में। और जब इम्प्योर प्योर में मिक्स होगा तो प्योर को भी वो क्या कर देगा, अल्टीमेटली इम्प्योर कर देगा। और जब इम्प्योर ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई होगा तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगी, साइनोसिस। इसलिए टेट्रालोजी ऑफ फैलेट को एक साइनोटिक हार्ट डिजीज के नाम से हम जानते हैं। इट्स ए साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें 4 डिफेक्ट होते हैं, जो चारों डिफेक्ट को हमने डिटेल के साथ में यहाँ पे पढ़ा कि वहां पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी, वहां राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, वहां वेंट्रिकल के सेप्टम में डिफेक्ट होगा और वहीं से एओर्टा का अराइजिंग होगा। और ये 4 डिफेक्ट मिलके बनाते हैं टेट्रालोजी ऑफ फैलेट, साइनोटिक हार्ट डिजीज। ब्लू टैट स्पेल, बच्चा ब्लू कलर का हो जाता है ना, ब्लू स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है साइनोसिस की वजह से। साइनोटिक हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट डिजीज जो होता है वो टेट्रालोजी ऑफ फैलेट होता है। मैं आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे एग्जाम की खोपड़िया में आप छेद करने के काबिल बन रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दे, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। पूछा है कि क्लाइंट्स की कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथराइजेशन इज इवैल्यूएटेड बाय पाल्पेटिंग द पल्स। एक मरीज है, उसकी कंडीशन को आप चेक कर रहे हो कार्डियक कैथराइजेशन के बाद में, तो क्या कौन सी पल्स को पाल्पेट करके ये कंडीशन आप चेक कर लोगे। पहला है कि सारे एक्सट्रीमिटीज की पल्स चेक करेंगे, दूसरा है कि इंसर्जन साइट वाली पल्स चेक करेंगे, तीसरा है कि जो कैथेटर इंसर्ट किया था उससे डिस्टल वाली साइड पे पल्स चेक करेंगे, और चौथा कह रहा है कैथेटर इंसर्जन की साइड के अबो मतलब प्रोक्सिमल साइड की जो पल्स है वो चेक करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए है ना, सारे एक्सट्रीमिटीज की, इंसर्जन साइट की, इंसर्जन साइट के डिस्टल या इंसर्जन साइट के प्रोक्सिमल। तो याद रखिएगा कार्डियक कैथराइजेशन किया जा रहा है आर्टरी के अंदर, और आर्टरी जो है उसको आपने पंचर किया किसी एक जगह से, फीमोरल एरिया से मान लो पंचर किया, तो वो आर्टरी नीचे भी लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी जा रही है। तो अगर यहाँ पंचर हुआ है तो ऊपर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जब कोई क्वेश्चन में 2 ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब तो उसी में से होता है, एक कह रहा है डिस्टल और एक कह रहा है प्रोक्सिमल, तो जवाब तो दोनों में से एक होगा। तो जो इंसर्जन साइट है उसके प्रोक्सिमल में तो क्या दिक्कत होगी, क्योंकि आपने जहां इंसर्ट किया है उसके नीचे की तरफ ब्लड जाने में दिक्कत हो सकती है अगर यहां से ब्लड लीक हो रहा हो, अगर उसको हेमरेज हो रहा हो, क्योंकि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में मरीज को कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, हेमरेज रहता है, ब्लीडिंग की संभावना रहती है। ये एक्सटर्नली दिख सकता है या इंटरनल हो सकता है। तो आप पेरिफेरल पल्स चेक करो, डिस्टल पल्स चेक करो, कैथेटर इंसर्जन वाली साइट की डिस्टल पल्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर वहां पे पल्स सही है, बढ़िया है, तो नॉर्मल हो गई है, सही आ रहा है सर्कुलेशन, और पल्स वीक या एब्सेंट है, इंडिकेट कर रही है वहां पे हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, जहां पे आपने कैथेटर इंसर्ट किया था जिस आर्टरी में। ज्यादातर ये फीमोरल एरिया से कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा अपन समझते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर को कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जवाब तो अपने को पता चल गया कि जवाब क्या रहेगा, सी, डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्जन साइट, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम इसको प्रोसीजर को थोड़ा सा समझते हैं। तो होता है क्या एग्जैक्टली कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर गिविंग एन आईवी एंड एनेस्थेटिक्स, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक दिए जाते हैं आपको। उसके बाद में एक ट्यूब जिसको हम कैथेटर कहते हैं वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू ग्रोइन, आपके ग्रोइन वाले एरिया से, दैट इज फीमोरल एरिया, या आपके आर्म वाले एरिया से, हाथ वाले एरिया से, यहां से भी इंसर्ट कर सकते हो और ग्रोइन वाले एरिया से भी कर सकते हो। एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं जो हार्ट की ब्लड वेसल के अंदर जाता है। अब हार्ट की ब्लड वेसल में जाके ये पता लगाता है, फिर उसी पाइप से, उसी कैथेटर से हम डाई इंजेक्ट करते हैं, और डाई जो है वो ब्लड वेसल के एक्सरे के अंदर विजुअलाइज करने में मदद करेगा। मतलब एक्सरे में फिर आपको डाई अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड वेसल दिखेगा, और दिखने पे आप क्या रूल आउट कर सकते हैं, एक तो ये कि वहां पे रुकावट कहाँ है और कितना है। एक तो रुकावट चेक करते हैं, है ना, थ्रोम्बस जो बना है या कोई एथेरोमा है तो उस आर्टरी के अंदर कितनी रुकावट कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच में कहाँ रुकावट कर रहा है। और ये रुकावट का पता लगाना एंजियोग्राफी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी। कि आपने सिर्फ रुकावट का पता लगाया, डाई डाल के एक्सरे करके आपने पता लगाया कि कहाँ रुकावट है और कितना % है, इसको तो बोलते हैं एंजियोग्राफी। लेकिन आप जब आपने एंजियोग्राफी की, रुकावट ज्यादा है तो आपने बोला रुकावट को हटा ही देते हैं, तो रुकावट को हटाना और वहां पे स्टेंट लगा देना,
ताकि जो दीवार कमजोर हुई है रुकावट को हटाने की वजह से उसको सपोर्ट कर दे स्टेंट और वो रप्चर ना हो प्रेशर की वजह से, तो अंदर स्टेंट लगा देना, ये कहलाता है एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं इसको? एंजियोप्लास्टी। जो रुकावट है उसको हटा दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया? जो है आपका स्टेंट डाल दिया, तो ये कहलाता है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, कार्डियक कैथराइजेशन फीमोरल या आर्म वाले एरिया से इंसर्ट करते हैं। पोस्ट कैथराइजेशन ब्लीडिंग की संभावना होती है, असेस करते हैं ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के तरीके काम में लेते हैं, और पेरिफेरल पल्स को, प्रोक्सिस्टल पल्स जो है उसको असेस करना जरूरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कार्डियक कैथराइजेशन का। मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पेस मेकर इज यूज इन सम क्लाइंट टू सर्व द फंक्शन दैट इज नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय। सवाल पूछ रहा है कि पेस मेकर आप काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? पेस मेकर एक मरीज में यूज करते हैं, कुछ मरीज में, सर्व द फंक्शन दैट इज नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय द। कुछ मरीजों में पेस मेकर काम में लेते हैं कुछ काम को करवाने के लिए, नॉर्मली उन काम को करता है। एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिंज या एक्सिलरेटर नर्व टू द हार्ट, चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए। पेस मेकर यूज करते हैं कुछ कामों को करवाने के लिए, नॉर्मली उन कामों को किया जाता है किसके द्वारा? कहने का मतलब है नेचुरल पेस मेकर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, इट्स एसए नोड। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है एसए नोड को। साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड है ना, ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है और ये पेस बनाता है, मतलब ये लगभग 80 to 100 बीट पर मिनट की स्पीड से इंपल्सेज को जनरेट करता है और जिससे हार्ट की हार्ट रेट बनती है, पेस बनती है ना। एवी नोड भी होता है वहां पे। एसए नोड और एवी नोड दोनों ही राइट एट्रियम के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? राइट एट्रियम के अंदर। और एवी नोड भी लगभग 40 to 60 बीट पर मिनट की स्पीड से जो है इंपल्सेज को जनरेट करता है, लेकिन ज्यादा जनरेशन जो इंपल्सेज का है वो एसए नोड के द्वारा होते हैं, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ऐसे दोनों ही कहां पाए जाते हैं? राइट एट्रियम के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। और बंडल ऑफ हिंज और पुर्किंजे फाइबर भी थोड़े अमाउंट के अंदर जो है इंपल्सेज को जनरेट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेस मेकर वो है एसए नोड को ही माना जाता है। और जब किसी मरीज में सीवियर ब्रेडिकार्डिया होता है तो हम पेस मेकर लगाते हैं, क्योंकि उनका पेस मेकर काम नहीं कर रहा है तो हम बाहर से पेस मेकर लगाते हैं। जो आप बाहर से पेस मेकर लगाते हैं उसमें आप देखिएगा कि ये है पेस मेकर का पिक्चर। कभी एग्जाम में आपको पूछा जाए, पेस मेकर कुछ इस तरीके का दिखता है और ये इस पेस मेकर की लीड्स होती है, वो लीड्स जाके खुलती है राइट एट्रियम के अंदर और वो लीड्स जाके खुलती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में इस पेस मेकर की जो आपने लगाया है उसकी लीड्स खुलती है और पेस मेकर लीड्स इनको बोलते हैं और हार्ट की पेस को बनाने का काम करता है। जिस मरीज को आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा हुआ होता है उस मरीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है एमआरआई। आप इस मरीज का एमआरआई नहीं कर सकते जिसको पेस मेकर लगा हुआ है, प्रोस्थेटिक डिवाइस है पेस मेकर, और एमआरआई आप करेंगे तो उसको बर्न होने की संभावना होती है, तो हम एमआरआई उसका कैरिड आउट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एसए नोड, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, ये तो आंसर करेक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एक कतई जहर क्वेश्चन है कि जब आप वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है ना, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन अगर होता है एक क्लाइंट के अंदर जिसको कोरोनरी केयर यूनिट के अंदर आपने भर्ती कर रखा है, कोरोनरी सीसीयू के अंदर एक मरीज भर्ती है और उसके अंदर वीए हो गया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया है, द पर्सन रीचिंग द क्लाइंट शुड फर्स्ट, आप वहां पे पहुंचे या कोई भी आदमी हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहां पहुंचा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जब मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगा, डिफिब्रिलेट कर देगा मरीज को, इनिशिएट कर देगा सीपीआर या सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करेगा। जवाब लिखिएगा, मरीज को हो गया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो जब मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो सबसे पहले किए जाने वाला एक्शन क्या होता है? जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। सबसे पहले कैरिड आउट होने वाला एक्शन, क्या बात है भाई, क्या बात। कुछ लोगों ने जवाब देने का कोशिश किया है एंड यस इट इज सी खोटा जवाब है, बी करेक्ट आंसर है। वी हैव टू डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, हमें क्या करना है? हमें क्लाइंट को डिफिब्रिलेट करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी बनेगा कि हमें सबसे पहले क्लाइंट को क्या करना है? डिफिब्रिलेट करना है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वी हैव टू डिफिब्रिलेट द क्लाइंट। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिफिब्रिलेट करना है क्लाइंट को। समझे हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को? तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और टेकिकार्डिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज है उसका, मतलब सडन कार्डियक अरेस्ट का,
है ना। सडन कार्डियक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन कोज जो रहता है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और टैकीकार्डिया। इतने खतरनाक होते हैं वीटी और वीएफ, है ना। इसको वीएफ बोलते हैं और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को वीटी बोलते हैं। ये दोनों ही सडन कार्डियक अरेस्ट के मोस्ट कॉमन कोज बनते हैं। एंड इन डेथ विद इन मिनट्स अनलेस करेक्टिव मेजर्स आर प्रॉम्प्टली टेकन। अगर आपने सही मेजर्स काम में नहीं लिए तो इसका खात्मा मौत के साथ में होता, मृत्यु के साथ में होता। किसी को वीटीआई वीएफ हो गया और आपने कोई एक्शन नहीं लिए, सही एक्शन नहीं लिए, तो मरीज की डेथ हो जाएगी। ये बात 100% सत्य हो जाती है। यूजलेस क्वेरिंग ऑफ हार्ट, नो ब्लड फ्लो, कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है वहां पे। वीटी और वीएफ जब होता है तो हार्ट के अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं रह जाता है, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ओनली वन थ्योरी वर्क, एक ही थ्योरी काम करती है, डिफिब्रिलेशन। और यही हमारा जवाब था। एक ही थ्योरी अब काम करेगी वीटी वीएफ के अंदर कि मरीज को क्या करो? डिफिब्रिलेट करो। डिफिब्रिलेशन सक्सेस, चेंज ड्रॉप एवरी मिनट। डिफिब्रिलेशन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हर मिनट के ईसीजी में होने वाले चेंजेस आपको दिखाएंगे। और ये जो ईसीजी आप दिख रही है ये आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी है, वीएफ की, है ना। वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ये ईसीजी है। और इस तरह की कंडीशन का ट्रीटमेंट वन एंड ओनली होता है डिफिब्रिलेशन। और ये ओनली थ्योरी है जो काम करती है वेंट्रिकुलर जो है फिब्रिलेशन के अंदर। और मरीज को कर दो डिफिब्रिलेट तो मरीज के बचने की संभावना है। और ऐसा अगर आपने नहीं किया तो मरीज की जिंदगी का खात्मा इसका इलाज होगा, मतलब अल्टीमेटली उसकी जान चली जाती है, डेथ हो जाती है। ये होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और इसका इलाज है डिफिब्रिलेशन। मैं आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने के काम आएगा और आपने ठान रखा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, तभी हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे और कुछ बहुत बेहतरीन सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि वेजोडाइलेटर हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट टू लोअर द हाइपरटेंशन। बीपी को कम करने के लिए आपने मरीज को वेजोडाइलेटर दिया। द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग इज असेस्ड बाय टेकिंग द क्लाइंट्स पल्स एंड ब्लड प्रेशर। आप मरीज जो है उसका वेजोडाइलेटर जो दिया है बीपी को कम करने के लिए, तो इसका इफेक्टिवनेस आप असेस करना चाहते हो, दवाई काम कर रही कि नहीं कर रही असेस करना चाहते हो बाय टेकिंग मरीज का पल्स और ब्लड प्रेशर लेके। पहला ऑप्शन है प्रायर टू एडमिनिस्टर, ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले मरीज का बीपी और पल्स चेक करके हम इसका इफेक्टिवनेस पता करेंगे। दूसरा है 30 मिनट्स आफ्टर गिविंग द ड्रग, दवाई देने के 30 मिनट बाद में मरीज का बीपी और पल्स असेस करके हम दवाई के इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। तीसरा है इमीडिएट आफ्टर द क्लाइंट गेट्स आउट ऑफ बेड, जब मरीज गेट आउट बेड होता है, बेड से जैसे ही बेड को छोड़ के बाहर निकलता है उसी समय हम उसका पल्स और बीपी चेक करके दवाई के इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। और लास्ट है आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन सुपाइन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक मरीज पहले लेटे उसके बाद में बीपी और पल्स चेक करके दवाई का इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। विच इज द करेक्ट वन? जवाब लिखिएगा। आपने दिया है वेजोडाइलेटर। अब वेजोडाइलेटर क्या करते हैं? किसी भी मरीज को आपने वेजोडाइलेटर दिया तो वेजोडाइलेटर क्या करेगा? वेजोडाइलेटर जो है पेरिफेरल ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड की पुलिंग जो होती है वो पेरिफेरल एरिया में हो जाती है। जब ब्लड पेरिफेरल एरिया में पुल हो जाता है तो सेंटर एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं रहती है। और जब सेंटर में ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, तो मरीज को अचानक चक्कर आते हैं, है कि नहीं है? तो वेजोडाइलेटर बेसिकली पोजीशन के साथ में पेरिफेरल एरिया में ब्लड की पुलिंग कर देते हैं और सेंटर में जब सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है उस समय आप अगर बीपी और पल्स चेक करते हैं तो उसके अंदर चेंजेज आपको मिलते हैं। और ये जो चेंजेज हुए हैं इनको अपन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी रहेगा कि हम इमीडिएटली आफ्टर द क्लाइंट्स गेट आउट द बेड उस समय बीपी और पल्स चेक करके दवाई का इफेक्टिवनेस पता करेंगे। और अगर मरीज को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है इसका मतलब वेजोडाइलेटर अपना काम कर रही है। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब वेजोडाइलेटर अपना काम कर ही नहीं रही है। तो वेजोडाइलेटर के काम को असेस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बीपी और पल्स कब, जब मरीज अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो बेड से बाहर निकलता है, उस समय आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए मरीज को असेस करना है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों खोटे जवाब है। ए बी और डी तीनों खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हैं। मैं आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, इमीडिएटली आफ्टर द क्लाइंट गेट्स आउट ऑफ बेड, दिस इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
थोड़ा सा समझ लेते हैं वेजोडाइलेटर के बारे में, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, वेजोडाइलेटर ड्रग में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जिससे में आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। वैसे तो ज्यादातर वेजोडाइलेटर के रूप में हम मरीजों में नाइट्रेट्स ग्रुप काम में लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रोसाइड। इसके अलावा एस इनिबिटर भी वेजोडाइलेटर है, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल इनिबिट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, जिससे डिक्रीज हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, जो कि एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और वो कम हो जाएगा तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा। दूसरा है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नाम है लोसार्टन, है ना, ARBs बोलते हैं इनको, ARBs। एक ग्रुप हो गया एस इनिबिटर, दूसरा हो गया ARBs, और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर्स का, जो कि एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और जब ये इसको इनिबिट कर देंगे तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा। तीसरा है CCBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निपेडिपिन एम्लोडिपिन इस ग्रुप की दवाई है। ये कैल्शियम के एंट्रेंस को वेस्कुलर वाल में जो है ब्लॉक कर देती है, और उसकी वजह से रिलैक्सेशन होता है, वेजोडाइलेशन होता है। इसके अलावा नाइट्रेट ग्रुप हमने पढ़ लिया, नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रोग्लिसरीन नो डोनर इंक्रीज CGMP कोजिंग रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पेंटोलामाइन, ये एक दवाई है, ये कॉम्परेटिव इनिबिट ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर को इनिबिट करती है। और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर फेनोल्डापान में यहाँ पे, और ये बाइंड करती है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, एल प्रोस्टोडिल दवाई का नाम है, ये बाइंड करती है प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को, और उसकी वजह से इंक्रीज होता है CGMP, और उसकी वजह से वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है। और लास्ट है हाइड्रोलाजिन, जो डायरेक्ट एट्रियोलर डायलेटेशन का काम करती है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, आइदर एस इनिबिटर, आइदर ARBs, CCBs, नाइट्रेट्स, एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, और प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हाइड्रोलाजिन, सारे के सारे वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देते हैं। कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लोसार्टन, निपेडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोप्रोसाइड, फिनोटामाइन, फिनोडेलापाम और एल्प्रोस्टाडिल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वेजोडाइलेशन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा कौन कौन सी वेजोडाइलेटर ड्रग होती है। मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद एन एट्रियल फिब्रिलेशन, मरीज किसके साथ में आया है, एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद में, और रैपिड वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स उस मरीज का दिख रहा है। द नर्स प्रिपेयर फॉर कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन के लिए मरीज को तैयार किया, टू अवॉइड ए पोटेंशियल डेंजर ऑफ इंक्लूड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन से मरीज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ना चला जाए। द नर्स शुड एंश्योर दैट द, क्या चीज एंश्योर करेगी, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रखा है, और जब कार्डियोवर्जन का आपने प्रिपेयर किया ये अवॉइड करने के लिए कि मरीज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ना चला जाए, इसके लिए कार्डियोवर्जन कर दो। तो कार्डियोवर्जन जो है उसको करते समय क्या चीज आप एंश्योर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनर्जी लेवल इज सेट एट इट्स मैक्सिमम लेवल, नहीं, अलग अलग लेवल की एनर्जी काम में लेते हैं, तो मैक्सिमम लेवल पे सेट नहीं करनी है, ये बात खोटी है। सिंक्रोनाइजर स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, ये बिल्कुल सही बात है। कार्डियोवर्जन देने से पहले सिंक्रोनाइज स्विच जो है वो ऑन पोजीशन के अंदर आपको रखना है, ताकि जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन, और मरीज जो है वो VF में ना जाए। स्किन इलेक्ट्रोड आर अप्लाइड आफ्टर द T वेव, ये खोटा जवाब है, बाद में लगाने का मकसद नहीं है, हमें तो शुरू में लगाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सही से कार्डियोवर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अलार्म सिस्टम ऑफ द कार्डियक मॉनिटर इज फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली, ये भी खोटा जवाब है, क्योंकि दोनों को साथ में काम नहीं कराना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कार्डियो आपका डिफिब्रिलेटर या कार्डियो वर्जन की वो जो है धुन है या आपके उसका मॉनिटर का है, तो इसको कभी भी साइमल्टेनियस नहीं करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, ऑन बटन जो है सिंक्रोनाइज स्विच जो है उसको हमेशा ऑन पोजीशन के अंदर रखना है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ACOD तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने हैंडल किया। अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो पिक्चर से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉर्मल हार्ट और एट्रियल फिब्रिलेशन। ये है नॉर्मल हार्ट जो आपको दिख रहा है, ये हो रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन, ये जो है नॉर्मल हार्ट में हो रहा है एक्सेसिव इंपल्सेस का जनरेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो नॉर्मल हार्ट होगा तो नॉर्मल ECG के अंदर ये P वेव मिलेगी आपको, QRS कॉम्प्लेक्स वहां पे मिलेगा, T वेव मिलेगा, फिर दोबारा से P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है और T वेव है। तो P वेव और QR और S कॉम्प्लेक्स और T वेव, ये तो है नॉर्मल ECG। अब नॉर्मल ECG या एट्रियल फिब्रिलेशन की मैं बात करूं तो उसमें आपको देख रहे हो कि कोई P वेव नहीं है, कोई T वेव नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। QRS कॉम्प्लेक्स जरूर दिख रहा है, वो भी थोड़ा लेंथ में, बाकी P और T कोई भी वेव वहां पे अवेलेबल नहीं है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन की कहानी रहती है। और इस एट्रियल फिब्रिलेशन का इलाज जो था वो कार्डियोवर्जन था। ये देखिएगा,
एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ तो आपने क्या यूज करना है, कार्डियो वर्जन यूज करना है। और जैसे आपने इलेक्ट्रोड प्लेस किए एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीज के अंदर, तो उसके अंदर वापस जो रिदम है वो कैसा आ गया, साइनस रिदम, नॉर्मल रिदम। साइनस रिदम का मतलब है नॉर्मल। तो ये पहले एट्रियल फिब्रिलेशन था, ये अबनॉर्मलिटी थी, और बाद में ये सारी की सारी पी वेव जो है वो साइनस रिदम के अंदर आ रही है। इसका मतलब नॉर्मल साइनस रिदम हो गया है, स्टेबल हो गया है, मरीज एट्रियल फिब्रिलेशन थे वापस नॉर्मल हो गया है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कार्डियो वर्जन। तो ये आपको पिक्चर याद रखना है, कार्डियो वर्जन याद रखना है, एट्रियल फिब्रिलेशन याद रखना है, और उसका मैनेजमेंट आपको पूरा याद रखना है। मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। द पेरेंट्स ऑफ ए यंग बेबी हैज डिस्कस विद द पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं। पेरेंट्स लेटर आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस एक स्ट्रक्चर होती है, जब बच्चा मदर के वूम में होता है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच का जो कनेक्शन है उसको डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। बच्चे के बर्थ होने के बाद में वो अगर खुला रह जाए उसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नैरो ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ये खोटा जवाब है, इसको नहीं कहते हैं। एनलार्ज ऑफ द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, इसको भी नहीं कहते हैं। कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ये बात बिल्कुल सत्य है। और अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी खोटा जवाब है। ए, बी और डी खोटा जवाब है। सी करेक्ट आंसर है। डक्टस आर्टरियोसिस किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। और डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में। और बर्थ होने के बाद में, बर्थ से पहले ये कनेक्शन नॉर्मल होता है, बर्थ होने के बाद में इसको पीडीए बोल दिया जाता है, जो कि एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। कि आपका जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो कनेक्शन था, नाम है उसका डक्टस आर्टरियोसिस। वो डक्टस आर्टरियोसिस जो है, आर्टरियोसिस जो है वो है पेटेंट। पेटेंट मतलब खुला, और ये बर्थ के बाद में खुला है इसलिए बीमारी है। बाकी पूरी प्रेगनेंसी खुला रहता, कोई बीमारी नहीं होती, उसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस नहीं कहते हैं। बर्थ होने के बाद ही कहते हैं, क्योंकि खुला रहता है और लेफ्ट का ब्लड, जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है वो लेफ्ट का ब्लड राइट से मिक्स होता है और बॉडी में साइनोसिस होती है। इस बीमारी के अंदर साइनोसिस देखने को मिलती है। मैं आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। तो ये पिक्चर है, इससे आप समझ सकते हो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को। इम्प्योर ब्लड बॉडी से आता है और ये कहाँ आ गया? पल्मोनरी आर्टरी में अल्टीमेटली। और इधर है एओर्टा। अब एओर्टा का ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में आता है तो ये जो बीच का कनेक्शन है इसको डक्टस आर्टरियोसिस बोला मदर के वूम में। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एक अबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, इसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। राइट का ब्लड लेफ्ट में मिक्स होगा, प्योर इम्प्योर में जाएगा, बॉडी को प्योर सप्लाई होगी, बॉडी में साइनोसिस नहीं होगी, इसलिए पीडीए एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की कैटेगरी में आता है। इट्स एन एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और हमने ये ठान रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बात सारी इंपॉर्टेंट है, पते की है। और अगर आपको ये सेशन, ये एमसीक्यू सेशन सारे के सारे समझ में आ रहे हैं तो करना क्या है? बहुत सिंपल काम है। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। ऐसा करने से आप टीम नोवल से जुड़ जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ। और नॉर्सेट 2021 को करेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वहां पे मिलेगा आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ठान लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एग्जाम की खोपड़िया में छेद तो करना पड़ेगा। और ये वो शिक्षा रूपी दूध है, उस शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो लगाना चाहते हो दहाड़ तो रोज मिलिए शाम को 9:30 बजे। कहाँ? राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम मिलेंगे दोबारा अगले दिन इसी वक्त इसी समय रोज 9:30 बजे एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। और हम शुरू कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर से ही कार्डियोवैस्कुलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नोट सेट में बार बार रिपीट हुए हैं। तो बस आप लोग इसी बात पे फोकस करें, ध्यान करें और भगवान कृष्ण की उस बात को माने, सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया कंसेप्चुअल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं मिलूंगा दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।